जय हिंद फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में, जिसमें हमने चार्जेस के बारे में और कूलम लॉ के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया था। इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसको पूछा जाता है। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका मतलब क्या होता है कि जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को किसी स्मॉल दूरी पर रख देते हैं तो वो एक डायपोल का फॉर्म कर लेता है। किसका फॉर्म कर लेता है? डायपोल का। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये चार्जेस है, एक माइनस क्यू है और एक यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है। तो यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या है, सेम है। बट एक निगेटिवली चार्ज है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है। इनको अगर स्मॉल दूरी पर रखते हैं तो एक किसका फॉर्म कर लेते हैं, डायपोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर बात करते हैं डायपोल मूवमेंट की। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। यानी कि जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या करता है, डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। तो ये जो डायपोल मूवमेंट है इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसको हम निकालते हैं अगर इसके बीच की दूरी 2a है। किसके बीच की दूरी 2a है? इस दो अपोजिट चार्जेस, जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के जो बीच की दूरी है उसकी 2a है। तो इसका जो डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a के बराबर हो जाएगा। मान लो कि अगर ये जो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी d है, तो डायपोल मूवमेंट कितना आएगा, Q इंटू डी के बराबर आएगा। कितना आएगा, Q इंटू डी के बराबर। जो इसकी डायपोल की डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो यानी कि यहां पर आपको दो चीज क्लियर होनी चाहिए। एक, डायपोल क्या होता है? तो जब हम दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस को एक स्मॉल दूरी पर रखते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डायपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उस डायपोल की स्ट्रेंथ कौन बताता है? तो वो बताता है डायपोल मूवमेंट। कौन बताता है, डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है। यानी कि इस पी को क्या बोलते हैं, इस पी को बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज मैं और बता देता हूं कि यहां पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके द्वारा हम दो पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब वो जो फील्ड है वो हम लाइव वाले सेशन में करेंगे। तो जहां पर हम क्वेश्चन को करेंगे वहीं पर इसके डेरिवेशन भी करेंगे। इस वीडियो में हम केवल थ्योरी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो डायपोल है उसके द्वारा एक इसकी कौन सी एक्सियल पोजीशन होती है, ये वाली इसकी कौन सी हो जाएगी, एक्सियल पोजीशन हो जाएगी। और इसके जो मिड पॉइंट से पास होगी इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो ये दो पोजीशन है, इन दो पोजीशन पे अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो कि हम कहां पर करेंगे, लाइव सेशन में करेंगे। तो वहां पर अपन इसके क्वेश्चन भी करेंगे और इसके डेरिवेशन भी करेंगे। यहां पर केवल अपन थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मूवमेंट के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना कि जो डायपोल मूवमेंट है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम मीटर होती है। क्या होती है, कूलम मीटर होती है। क्लियर है? तो अब हम बात कर रहे हैं डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब जगह क्या है, सेम है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डायपोल को रखेंगे, मान लो एक माइनस है और ये क्या है,
प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है। तो ये जो डायपोल है, इस डायपोल पर माइनस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ। तो यानी कि ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो फोर्स होता है डायपोल पे वो क्या लगता है, जीरो लगता है। यानी कि जो फोर्स है डायपोल पे वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। टॉर्क ऑन डायपोल, अब अगर टॉर्क की बात करेंगे तो जैसे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर और दिखा दूं, जैसे यहाँ पर ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह। अगर मान लो एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। जब हम इसके मिड पॉइंट से टॉर्क निकालेंगे तो इसके द्वारा इधर इस फोर्स के द्वारा भी टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, और जबकि इस फोर्स के द्वारा भी टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो यहाँ पर जो नेट टॉर्क है वो तो आएगा। तो जो नेट टॉर्क आता है तुम्हारे पास वो किसके बराबर आता है, पीई साइन थीटा के बराबर आता है। ये कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, केवल ये जो इसकी परपेंडिकुलर दूरी को रखना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। इस टॉर्क को निकालना है और इस टॉर्क को निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पीई साइन थीटा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका थोड़ा और डेरिवेशन चाहिए तो वो मैं लाइव क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। पोटेंशियल एनर्जी तुमको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहां से भी साफ साफ दिख रहा है कि जब हम P डॉट ई करेंगे तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। तो यहां पर ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का Pe cos थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस का Pe cos थीटा आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि अगर थीटा मान लो 0 डिग्री हुआ, थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए जब क्या होगा, जब यानी कि जो डायपोल है, जो डायपोल है वो कैसे रखा होगा, जब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम आए, क्या है, मिनिमम आए, तब ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री किस केस में होगा, जैसे ऐसे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 180 होगा। यानी कि अगर ये माइनस नहीं है, इधर प्लस कर दो और इधर क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 180। 180 क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है डायपोल की डायरेक्शन किधर होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, और जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो एक जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। क्लियर है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। डायपोल हमेशा लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, दैट इज अलाइंड विथ फील्ड। इसका सिंपल सी मतलब है कि डायपोल क्या, हर चीज जो होती है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहती है। तो यानी कि जो डायपोल भी है वो भी अपनी जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम करना चाहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वो ज्यादा स्टेबल फील करेगा। क्लियर है। तो आपको ये जो अभी मैंने डायपोल के बारे में बात करी, तो सबसे पहले मैंने बताया डायपोल क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया डायपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, फोर्स 0 होता है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं और डेरिवेशंस हैं वो मैं लाइव क्लास में कराने वाला हूं, जिसको मैं अगले दिन शाम को 9 बजे से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। गॉस लॉ से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्लक्स के लिए कोई अलग से नहीं बनी है, तो मैं इसी में बता देता हूँ। जैसे जो तुम्हारा फ्लक्स होता है उसका मतलब क्या होता है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करनी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, इट इज कॉल्ड फ्लक्स। यानी कि किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं।
अब यहाँ पर जो बात आती है कि जो फ्लक्स होता है तो वो एक तो 2D ऑब्जेक्ट के थ्रू देखते हैं और एक 3D ऑब्जेक्ट के थ्रू देखते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस किस वजह से आता है? क्योंकि जो फ्लक्स होता है तुम्हारे पास, जो फ्लक्स को अगर हम यहाँ पर फाई डिनोट करते हैं, ये आता है ई डॉट ए। अब तुमने अभी तक तो एरिया को स्केलर देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो ए है वो क्या आ जाता है? एरिया वेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरिया वेक्टर। यानी कि यहाँ पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है जिसका नाम क्या दिया गया है? एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन मानी जाती है वो उस एरिया के परपेंडिकुलर मानी जाती है। जैसे कि मान लो एक सरफेस है, तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो 2D ऑब्जेक्ट में दिक्कत क्या आती है? 2D ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट में जो डायरेक्शन है वो ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फ्लो कर रही है? इधर। तो अगर एरिया वेक्टर को इधर लिया है तब तो ई डॉट ए कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर एरिया वेक्टर को इसको मान रहे हैं तो यहाँ पर फ्लक्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर फ्लक्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इस चीज को तुमको ध्यान रखना है कि 2D में ऑब्जेक्ट जब होगा तब हम किसी को भी क्या मान सकते हैं? एरिया वेक्टर मान सकते हैं। या तो इस ऊपर वाले को मान लो या फिर नीचे वाले को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 3D ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मान लो कि एक क्यूब है, तो इस 3D ऑब्जेक्ट में जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा किधर होगा? आउटर की तरफ होगा। किधर होगा? आउटर टू द सरफेस। किधर होगा? आउटर टू द सरफेस होगा। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अब इसके जो भी क्वेश्चन हैं फ्लक्स के, तो उसको हम कहां पर करने वाले हैं? लाइव क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस लॉ ने क्या बताया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड बॉडी या फिर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इंक्लोज्ड बाय देम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर अगर हम क्या रख दें? क्यू चार्ज रख दें, तो इसके द्वारा जो नेट फ्लक्स निकलेगा, इसके द्वारा क्या निकलेगा? जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ये जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो गॉस लॉ की थ्योरी है वो खत्म हो जाती है। इसके एप्लीकेशन है, तो इसके एप्लीकेशन बाकी इसका और ज्यादा कहाँ कहाँ पर यूज है, कैसे गॉस लॉ को हम अप्लाई करते हैं, तो इसको हम लाइव क्लास में देखने वाले हैं, जिसको मैं कल 9 बजे से स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।